और अब बात कर लेते हैं यूसीसी की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी की रिक्वेस्ट पर सरकार ने कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा था और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि फरवरी के दूसरे हफ्ते तक ड्राफ्टिंग कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने भी इस तरफ इशारा किया है और कहा है कि ड्राफ्ट पूरा हो चुका है। सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा सेशन बुलाकर इसे लागू किया जाएगा। न्यूज़ 18 ने अपनी खबर में पहले इस बात की संभावना जताई थी कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है और न्यूज़ 18 को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो अंग्रेजी में है और सरकार चाहती है कि ड्राफ्ट इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी हो। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की उत्तराखंड सदन नई दिल्ली में हुई मीटिंग के बाद इसके लिए 15 दिन का वक्त मांगा गया, जिसे सरकार ने हरी झंडी दे दी है। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुनील प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। सुनील, ड्राफ्ट तो पूरा हो चुका है, सीएम धामी पहले भी कई बार कह चुके हैं और जल्द ही उत्तराखंड में से लागू भी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए बताया जा रहा है कि अभी और वक्त मांगा गया है। बिल्कुल सीनम, कल दिल्ली में उत्तराखंड सदन में जो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी है उसकी मीटिंग दिल्ली में हुई, क्योंकि आज जो उसका कार्यकाल था वो समाप्त होने जा रहा था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि उनको कम से कम 15 दिन का समय और दे दिया जाए, तो जिस पर कल सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी थी कि 15 दिन का समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको बढ़ा दिया गया है। ये पहले ये माना जा रहा था कि फरवरी फर्स्ट वीक में या फिर जनवरी अंतिम सप्ताह में सरकार को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया जाएगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सरकार चाहती है कि दोनों भाषाओं में, चूँकि जो ड्राफ्ट है वो इंग्लिश में तैयार किया गया है और सरकार चाहती है कि इसका हिंदी में भी इसको तैयार किया जाए, तो इसका ट्रांसलेशन का काम चल रहा है। इसके बाद उत्तराखंड में सरकार देखेगी, क्योंकि यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल पूर्व संध्या पर भी कहा गणतंत्र दिवस की कि सरकार जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाकर यूसीसी को लागू करेगी, तो अब देखना होगा। चूँकि अभी बजट के लिए भी सरकार को सेशन बुलाना है। पहले ये बात चलती रही है कि सरकार यूसीसी के लिए एक अलग से विशेष सत्र बुला सकती है और फिर चूँकि बजट सेशन भी होना है, तो अब ये देखना होगा कि बजट सेशन में ही सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट रखती है या फिर यूसीसी के लिए अलग से सेशन बुलाती है। इसको लेकर भी चर्चाएं तेज है, क्योंकि सरकार अपना नफा नुकसान, सियासी नफा नुकसान भी इसमें देखेगी, क्योंकि यूसीसी बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। और मार्च 2022 में जब चुनाव हुए थे तो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका जिक्र किया था और अब जो है जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि यूसीसी लागू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ट्रांसलेशन के लिए वक्त मांगा गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुनील। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावित भू कानून को लेकर राज्य सरकार ने सभी डीएम से सुझाव मांगे हैं। भू कानून के लिए गठित हुई कमेटी की मीटिंग में गुरुवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने साफ किया, सितंबर 2004 के बाद उत्तराखंड में जमीन, कृषि और बागवानी के लिए जमीन खरीदने पर सरकार ने रोक लगाई है। इसके पीछे मंशा है कि स्थानीय लोगों के हक हुकूकों की रक्षा की जाए। साथ ही ये भी कहा कि रोक का मतलब ये नहीं है कि प्रदेश में निवेश के लिए आने वाले निवेशकों को हतोत्साहित किया जाए। और जोशीमठ से बड़ी खबर, जहां पर किराए लेने के बाद भी प्रभावित हैं परिवार लौटे अपने घरों को। प्रभावित परिवारों ने तहसील प्रशासन पर समय पर किराया न देने का आरोप लगाया है। आधे से ज्यादा किराएदार अपने घरों को लौटे हैं वापस। लगभग हर एक परिवार को 40,000 का भुगतान हुआ है। जनवरी से लेकर नवंबर महीने तक का ये भुगतान किया गया है। भुगतान पाने के बाद भी अपने घरों में लौटे हैं प्रभावित। तो बताया जा रहा है कि आरोप ये लगाया है कि किराया समय पर नहीं दिया गया उन्हें। किराया मिलने के बाद भी अपने घर लौटे हैं ये तमाम परिवार। तो किराया लेने के बाद भी प्रभावित परिवार अपने घरों को लौटे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि शासन प्रशासन ने समय पर किराया नहीं दिया,
आधे से ज्यादा किराएदार अपने घरों को वापस लौटे हैं। आप देखिए, इन्हें अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी। जोशीमठ की ये खबर, जहां पर भू धंसाव की जब स्थिति बनी थी तो कई ऐसे घर थे जो इसकी चपेट में आए। इन सभी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था सरकार की ओर से, और किराया भी उन्हें दिए जाने की बात कही गई थी। नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। नितिन, कहा यह गया था कि आपको किराया भी दिया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट उन्हें कर दिया गया था, लेकिन अब क्या उनकी तरफ से मांगी की गई है या फिर किस तरह के आरोप लगाए गए हैं इन तमाम प्रभावित परिवारों की ओर से जिनके घर भूधंसाव की चपेट में आ गए थे? 2023 से किराएदार जो किराए पर जाना चाहते थे उन लोगों को किराया फिक्स कर दिया गया था सरकार के द्वारा। लगभग प्रत्येक महीने में उनको 4,000 रुपये किराया दिया जा रहा था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही कहे या व्यवस्थाओं की लापरवाही कहे, नवंबर तक लोगों को भुगतान नहीं किया गया और आनंद फानंद में फिर नवंबर महीने में प्रशासन के द्वारा सभी प्रभावित परिवारों को लगभग 40,000 रुपये के आसपास भुगतान कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लोग अभी उन्हीं घरों में वापस चले गए हैं जहाँ से पहले उनको शिफ्ट किया गया था सुरक्षित स्थानों पर। तो बहुत ज़्यादा बड़ी ये लापरवाही करेंगे प्रशासन की, क्योंकि वो घर रहने लायक नहीं है, वहाँ पे कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हीं घरों में रह रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो लोग वापस अपने घरों को गए हैं, और ऐसे कई लोग भी हैं जो यहाँ से दूसरी जगह से कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन के लिए चुनौती यह है कि जिन लोगों ने किराया ले लिया है उन्हें दूसरी जगहों पर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, जिसको लेकर कल हमने प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात की, उन्होंने कहा कि जो लोग किराया लेकर अपने घरों पर गए हैं उन पर कार्रवाई होगी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए ये सरकार के द्वारा पैसा दिया गया था और उन्हें सुरक्षित स्थान पर अब चला जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए नितिन। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और आज शाम को 4 बजे देहरादून में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के दावेदारों से कमेटी मुलाकात करेगी और सीनियर नेताओं से लेकर नए नेता दावेदारी करेंगे। लोकसभा की 5 सीटों के लिए तय होने हैं उम्मीदवार और आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये महत्वपूर्ण मीटिंग रहने वाली है। 4 बजे का वक्त है। दीपांकर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपांकर, और क्या जानकारी इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल, आज शाम 4 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। भक्ति चरण दास जिन्हें कांग्रेस ने यहाँ पर ये जिम्मेदारी सौंपी है वो आज बैठक लेंगे और जो भी दावेदार 5 सीटों पर कांग्रेस के हैं वो अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 1 to 1 सभी दावेदारों से मुलाकात करेगी यहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी और फिर इसके बाद फिर आगे का चरण होगा कि किस सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। फिर चाहे सीनियर नेता हो या फिर नए नेता जो दावेदारी कर रहे हैं 5 सीटों पर, वो आज शाम में मौजूद रहेंगे। इसके बाद कल कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक देहरादून में है और परसों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आने वाले हैं। देहरादून में कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो अगले 3 आज से लेके और 28 जनवरी तक कांग्रेस के 3 बड़े कार्यक्रम यहाँ पर है और उसी की तैयारी में पूरी पार्टी लगी हुई है। जी बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनावों को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पुरानी परंपरा को तोड़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस की माने तो सूबे की 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारों का नाम इस महीने फाइनल हो जाएंगे। ऐसा कम ही मौकों पर देखा गया कि कांग्रेस ने वक्त रहते उम्मीदवारों का ऐलान किया हो। चुनाव लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के, कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची अंतिम वक्त पर ही निकलती है। लेकिन इस बार कांग्रेस इस परंपरा को तोड़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस की माने तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर दावेदारों की फाइनल लिस्ट पर इसी महीने मुहर लग जाएगी। देखिए, कैंडिडेटों के बारे में रायशुमारी हो रही है, कई स्तरों से हो रही है और 26 तारीख को हमारी केंद्र से स्क्रीनिंग कमेटी के लोग भी आ रहे हैं, हम लोगों को भी बुलाया गया है। तो कुछ हल मैं समझता हूँ 26 को निकल जाएगा, नहीं तो 1-2 दिन बाद तो निकल ही जाएगा। संगठन की कमी से जूझ रही कांग्रेस को भरोसा है कि समय से उम्मीदवार तय होने से पार्टी को खासी राहत मिलेगी। यही नहीं, लोकसभा का रण जीतने के लिए उम्मीदवारों को अच्छा खासा वक्त भी मिल जाएगा। साथ ही कांग्रेस का दावा है कि उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने के बाद
बूथ से लेकर संगठन तक के पेच भी कसे जा सकते हैं। बूथ से लेकर के पूरे संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता नए उत्साह से, जिस तरह से देश की स्थिति बन रही है, पूरे लोगों को घर घर जा करके हमारे कार्यकर्ता लोगों को मोटिवेट करेंगे। उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस का ये दावा कब हकीकत में बदलेगा, ये कह पाना तो फिलहाल कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस हिसाब से कांग्रेस संगठन और नेता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, उससे बीजेपी के मुकाबले में चुनावी डगर कुछ कठिन जरूर हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पर्यटन में नैनीताल की अपनी अलग पहचान है, लेकिन पर्यटन अधिकारी ना होने से समस्या पैदा हो गई है। लेकिन पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति शासन में लटकी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर्यटकों की पहली पसंद नैनीताल में पर्यटन अधिकारी ही नहीं है। पिछले 6 महीनों में नैनीताल में पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति ही नहीं मिली, जिससे होटल, होम स्टे से लेकर रेस्टोरेंट के रजिस्ट्रेशन से लेकर पर्यटन विकास के कामों में परेशानी खड़ी हो रही। वहीं कारोबारियों की शिकायतों का समाधान तक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड पर्यटन अधिकारी का होना अति आवश्यक हो गया और इसे तुरंत जो है वो एक परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट करने की ज़रूरत है और ये तुरंत ये काम हो जाना चाहिए। इससे बहुत भारी नुकसान है। हमारी जो एक कोऑर्डिनेशन पॉसिबिलिटीज़ हैं व्यवसाय की और चीज़ों से, वो उन्हीं के द्वारा होती हैं जो कतई नहीं हो पा रही है। दरअसल 6 महीने पहले पर्यटन अधिकारी का तबादला हुआ तो जिला प्रशासन ने काम चलाओ व्यवस्था पर अन्य विभाग से अधिकारी तैनात किया, लेकिन ये व्यवस्था भी ठीक नहीं चली। तो जिला प्रशासन ने शासन को पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा। हालांकि पर्यटन विभाग ने दूसरे जिले से अधिकारी को भेजने की बात तो कही, पर आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। जनपद में काफ़ी लंबे समय से जिला पर्यटन अधिकारी का पद रिक्त है। इसमें शासन स्तर पर एक पत्र हम लोगों ने भेजा है। साथ में वर्तमान में जो पर्यटन अधिकारी हैं, साहसिक खेल अधिकारी, उनके पास अभी पर्यटन अधिकारी का चार्ज है। बीच में उनकी ड्यूटी कहीं दूसरे जनपद में लगाई गई थी, अब वो वापस आ गए हैं। तो नैनीताल जैसे जिले में पर्यटन अधिकारी न होने से लोग परेशान हैं। ऐसे में जल्द पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई तो इसका असर पर्यटन कारोबार पर पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बुधवार को हरिद्वार में हर की पैड़ी पर हुई बच्चे की मौत मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। हरिद्वार के एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की मौत एनीमिया यानी कि खून की कमी के कारण हुई थी। एसपी सिटी ने यह भी बताया कि बच्चे की मौत पहले ही हो चुकी थी। पानी में डूबने से बच्चे की मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम के बाद बच्चे का शव परिजनों को सौंप दिया गया था। बच्चा ब्लड कैंसर और बोन कैंसर से ग्रसित था, जिसका सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और डॉक्टर उसको जवाब दे दिए थे। ऐसी स्थिति में जब डॉक्टर जवाब दे दिए तो एक श्रद्धावश ये यहाँ पे हर की पैड़ी लेके आए थे कि स्नान करा देंगे और दर्शन कराएंगे, हो सकता है कि कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे की मौत का कारण एनीमिया दिखाया गया और ड्राउनिंग उसका कारण नहीं है, डूबने से उसकी डेथ नहीं हुई है। तो संभवतः बच्चे की डेथ पहले ही हो चुकी थी। हल्द्वानी में रोड चौड़ी करने से पहले प्रशासन एक बार फिर से नपाई करेगा और इसके बाद दुकानें तोड़ने का फैसला लिया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये गुस्सा हल्द्वानी के उन दुकानदारों का है जिनकी दुकानें टूटने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक रोड चौड़ी करने के लिए इनकी दुकानों पर नोटिस चस्पा किए हुए हैं और इन्हीं नोटिसों के खिलाफ दुकानदार अपना गुस्सा अधिकारियों के सामने जाहिर कर रहे हैं। बोले 25 लाख रुपए तैयार रखना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनकी पैमाइश गलत की गई है। एक आगे पैमाइश नोटिस देकर के लग रहा था कि उनकी पैमाइश में कोई भिन्नता है।
हमने उनको आश्वस्त किया है कि जो 25 दुकानदार हैं उनकी मार्किंग मैं अपनी उपस्थिति में कराऊंगा, उनके अभिलेख के साथ मिलान करूंगा और उनके जो वैकल्पिक व्यवस्था है उस पर मैंने कहा है कि यदि कुछ संभव हो सकेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। प्रशासन के अधिकारी भले ही समाधान की बात करें, लेकिन दुकानदार अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। माननीय अधिकारी लोग एक माइंड सेट बना के बैठे हैं कि हमें 12 मीटर जगह चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक। किसी भी तरीके से वो उनको इससे मतलब नहीं है कि हमारे कितने पुराने रोजगार है, हमारा कैसा अस्तित्व है, हमारी परिवार की चौथी पीढ़ी उस जगह पर व्यापार कर रही है, हमारी आजीविका है। दरअसल प्रशासन ने 130 दुकानदारों को नोटिस जारी किया है जिन्हें टूटना है। ऐसे में दुकानदारों में हड़कंप है और इन्हें हाई कोर्ट से भी कोई खास उम्मीद नहीं बची है। मैंने साइकिल में वाल्दिया मक्के रख के बेचे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।